हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 31 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो देखिए, ये आज का पहला आर्टिकल है। लाला लाजपत राय जी की 157th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है एड्रेस किया है पूरे देश को। देखिए, मैं ये पीआईबी सुबह मॉर्निंग में 6 AM पे भी अपलोड कर सकता हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ठीक रहेगा कि नहीं, अगर आप देखना चाहें तो। अदरवाइज 7 AM ही ठीक रहे मेरे लिए। ये देख लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या श्रद्धांजलि दी लाला लाजपत राय जी को उनकी 157th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। लाला लाजपत राय जी की नाम की बात की जाए तो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं। इनको पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था। याद रखिएगा ये दोनों शब्द। आपने लाल बाल पाल सुना होगा, लाल बाल पाल। उसमें जो ये लाल है ना, ये लाला लाजपत राय से रिलेटेड है। ये लाल का मतलब ये नहीं कि किसी ने गाल लाल कर दिया किसी का। तो बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय उन लाल बाल पाल में से एक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये हिंदू महासभा हुआ या इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, उसमें हमेशा लाला लाजपत राय जी ने पार्टिसिपेट किया है। तो 28 जनवरी 1865, तो इसीलिए 157th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया रही है। लाला लाजपत राय जी की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था। 1907 में इनको बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया था बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, देखिए 1905 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन, उस समय बंगाल का विभाजन हुआ, तो इन्होंने अपोज किया बंगाल के पार्टीशन को कि बंगाल का विभाजन हो रहा है। इसके विरोध में 1907 में अंग्रेजों ने इनको बर्मा डिपोर्ट कर दिया। उस समय बर्मा इंडिया का पार्ट था 1935 तक, याद रखिएगा। तो इसीलिए बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया। बाद में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन्होंने स्थापित की। कहाँ पर? 1917 में न्यूयॉर्क में। 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्थापित की गई। गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको इन्होंने सपोर्ट किया। उसके अलावा 1920 का जो नागपुर सेशन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। उससे पहले रोलेट एक्ट आया था 1919 में, गांधी जी ने भी विरोध किया था और लाला लाजपत राय जी ने भी विरोध किया। फिर अप्रैल में बैसाखी के दिन मेरे ख्याल से 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, उसका भी विरोध किया इन्होंने। हाँ, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता में स्पेशल एडिशन हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था, उसके हेड रहे थे। उसके अलावा 1926 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, लाला लाजपत राय उसके डेप्यूटी लीडर भी चुने गए थे। ये देख लीजिए आप, हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 में इन्होंने स्थापना की। पर्पस क्या था? पर्पस था जो सूखा पड़ा था उससे प्रभावित लोगों की हेल्प करना। इसीलिए हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 में लाला लाजपत राय जी ने शुरू की। पंजाब नेशनल बैंक के को फाउंडर रहे हैं 1894 में, जिसकी स्थापना हुई। उसके बाद से 1921 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इसकी सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय जी द्वारा 1921 में की गई थी। आप इसकी टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं कहीं भी अगर चाहें तो। बाद में 1928 में क्या हुआ, साइमन भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसमें कोई भारतीय नहीं था तो उसका विरोध कर रहे थे, तो इनके सिर पे चोट लग गई थी। बाद में कुछ दिनों बाद उसी चोट की इंजरी के कारण इनकी डेथ हो गई। तो ये लाला लाजपत राय जी का सफ़र था। 157th बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने 28 जनवरी को सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया इजराइल। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया इजराइल का कॉपरेशन बहुत बेहतरीन चल रहा है। अब ये लोग चाहते हैं कि इस कॉपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए। तो आज़ादी की 75वीं सालगिरह पूरा देश मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता ही है। तो उस दौरान 75 विलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर डेवलप किया जाएगा इस एक साल में। बाकी चुना तो 150 को गया है, लेकिन क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो पहले वर्ष सिर्फ 75 विलेज। देख लेते हैं। ये इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, नॉर गिलॉन, कौन? नॉर गिलॉन। इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की, 27 जनवरी को मुलाकात की। और याद रखिएगा, इंडिया इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 ईयर कंप्लीट हो गए। कितने? 30 ईयर। 1992 में इंडिया और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ था। सिर्फ इंडिया इसराइल के बीच में नहीं, जो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री हैं उनके बीच में भी 1992 से ही शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया में उस समय LPG रिफॉर्म आए थे,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट को खोल दिया गया। तो इजराइल भी उन कंट्री में से एक था जिनके साथ इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दी। तो 30 वर्ष हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। इस दौरान लोगो भी जारी किया गया, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो गिलॉन साहब हैं इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में, इन्होंने इस बात पर सेटिस्फेक्शन जाहिर किया कि भाई जो 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं 12 राज्यों में, ठीक है, उसके अलावा ये 25 मिलियन वेजिटेबल प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी ये इतना डीप नहीं पूछेंगे। हाँ, ये देख लीजिए आप, जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल की मदद से 150 विलेजेस को चुना गया है जिनको विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस जो डेवलप किए जाएंगे उनको टेक्निकल असिस्टेंट किससे मिलेगी? इजराइल से, याद रखिएगा। जैसे आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखते हैं ना, वैसे ही विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस होगा। 12 राज्यों से होंगे 150 विलेजेस। 150 में से 75 को फर्स्ट फेज में चुना गया है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, इसलिए, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, भाई आपको पता ही है मोदी गवर्नमेंट, सारे मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, तो उन्होंने बता दिया भाई हमारे मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, जैसे पीएम किसान स्कीम लॉन्च की है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर रहे हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडिया का जो है सिक्किम पहला क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट है, आपको पता ही होगा। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। तो इन सभी स्कीम्स के बारे में उन्होंने चर्चा की कि इस तरह से इंडिया जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में रिवॉल्यूशन एक तरह से ला रहा है। हमारे लिए सबसे खास है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी स्कीम डिस्कस हो जाएंगी। इसी वीक में मैं बात करूँ, क्यों? क्योंकि बजट आ रहा है। बजट को पूरा मैं संडे को कंप्लीट करूंगा, लेकिन जो रिलेटेड आर्टिकल होंगे मैं डेली लेता रहूंगा, ठीक है। तो संडे को बजट की कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फंड की बात करें, तो आपको याद होगा कोविड-19 क्राइसिस के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, उसी में से एक था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पर्पस क्या था? जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स होता है, उनको बनाने के लिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पर्पस ये था कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, किसके लिए? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये नहीं प्री हार्वेस्ट नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। तो ये दो पर्पस थे जिसके लिए आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। पहले 11 वर्षों के लिए था, लेकिन अब इसको 13 वर्षों के लिए कर दिया गया है, 2032-33 तक, यानी 2032 से लेके 2033 तक चलेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको पता ही है 1 लाख करोड़ का है। कितने का? 1 लाख करोड़ का। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ये 1 लाख करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, याद रखिएगा। इसमें मोरेटोरियम पीरियड भी है जो कि 6 मंथ से 2 ईयर तक वेरी करेगा। अच्छा, अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा 3% पर एनम का, लेकिन आपका लोन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले ये था कि आपने जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैंने 2 करोड़ का लोन ले लिया तो आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया। अब आप किसी प्रोजेक्ट में 2 करोड़ का फिर से लोन लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप अलग कर दिया। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं आपके, तो भी आप जो है 2 करोड़ का 2 करोड़ का 2 करोड़ का ऐसे करके लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और जो सबवेंशन पीरियड है वो 7 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप जिंदगी भर के लिए उसको पे कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है? जो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिल रहा है, सपोज करिए आपका फंड डूब गया जो आपने लोन लिया था, तो इसके लिए CGTSME स्कीम के तहत क्या होता है? आपको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाती है। फंड, ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, सिडबी के तहत कार्य करता है। ये 2 करोड़ तक का जो लोन दिया जाएगा उसकी गारंटी बैंकों को प्रोवाइड करेगा एलिजिबल बारोवर्स के लिए। अब एलिजिबल बारोवर्स का मतलब भी कुछ और होता है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया अलग है। वो आपने पढ़ा होगा, डिफ़ॉल्ट ना हुए हों और पहले से जो लोन दिया गया है उसका 25% बस बचा हो उनके पास, तो ये अलग एलिजिबल बारोवर है वो, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारा ये रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जायंट नियरली 100 स्टॉक होल्डर कनेक्टेड विद फिशरीज सेक्टर अटेंड। देखिए, केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर, इस पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। केज एक्वाकल्चर, केज एक्वाकल्चर होता क्या है ये देख लीजिए आप। ये जैसे सपोज करिए ये पानी है हमारा, ये है केज एक्वाकल्चर। इसमें बाहर से फिश आ तो सकती हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ सकती। आपने अलिंद निलय पढ़ा होगा, मुझे हिंदी में है तो नाम याद है, इंग्लिश में नहीं। हार्ट में ये होते हैं अलिंद निलय। तो ब्लड एक बार क्या होता है, जैसे ये चला गया ब्लड, लेकिन रिवर्स नहीं जा सकता है,
तो ये ऐसा होता है आपका केज एक्वाकल्चर। मछलियाँ एक बड़े पॉन्ड टाइप के में क्या किया, केज एक्वाकल्चर आपने प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपने अपना केज डाल दिया, मछलियाँ अंदर तो आ गई लेकिन रिवर्स नहीं जा पाती, इसीलिए केज एक्वाकल्चर हाल ही में जो वेबिनार हुआ है उसकी बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जायंट्स। स्लीपिंग जायंट्स क्यों कहा गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो केज एक्वाकल्चर को प्रमोट कर रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। स्लीपिंग जायंट्स मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा फायदा करवा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है केज एक्वाकल्चर के बारे में। पॉन्ड यानी जो छोटे छोटे तालाब होते हैं एक्वाकल्चर के लिए, वो लोग खोदते जा रहे हैं और उनको इस बारे में पता ही नहीं। केज एक्वाकल्चर क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें नेट केज होता है जो कि काफ़ी बंद टाइप का होता है। फ्री फ्लो वाटर अलाउ करता है, पानी तो इधर से उधर जा सकता है लेकिन मछलियाँ नहीं जा सकती, याद रखिएगा। केज एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें फ्लोटिंग फ्रेम्स होते हैं, बाकी कुछ होता है मेरे ख्याल से इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। रिवर, लेक, सी, रिजर्वायर, कहीं भी आप इस तरह के केज को डाल दीजिए, मछलियाँ अंदर आएंगी, उसके बाद बाहर नहीं जा पाएंगी। और केज एक्वाकल्चर में अच्छी बात यह है, जो आपका पानी है, वाटर है, उसकी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कभी बढ़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू वाटर का फ्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है आपका कंटिन्यू आ रहा है, तो जितनी बीओडी लो रहेगी पानी उतना ही ऑक्सीजन वाला रहेगा यानी प्योर रहेगा। केज फार्मिंग को आपको पता ही है, फिशरी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है और फिश फार्मिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी तेज़ी से प्रमोट भी कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कर दिया। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करती है फिशरीज सेक्टर पर, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इसको भी लॉन्च किया गया था। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वैसे ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था। टारगेट था कि फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना 70 लाख टन के आसपास, और जो एक्सपोर्ट से अर्निंग है वो 1 लाख करोड़ तक बढ़ाना 2024-25 तक। यानी फिश प्रोडक्शन 70 लाख टन और एक्सपोर्ट से अर्निंग 1 लाख करोड़ 2024-25 तक। जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना 2024-25 तक। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं फिश फार्मर्स के, अभी 20 से 25% आते हैं, उनको 10% करना है। बजट एंड टाइम पीरियड क्या है? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके लिए बजट है 20,050 करोड़, अभी तक का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 5 वर्षों के लिए टाइम पीरियड है, ठीक है। 20,050 करोड़। अब बाकी आप साइलेंट फीचर पढ़ना चाहें, 20,050 करोड़ में से 11,000 करोड़ क्या है? मरीन, इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में दिया जाएगा। 9,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। ये 20,050 करोड़ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है? एडिशन फिश प्रोडक्शन, मतलब फिश प्रोडक्शन का एडिशनल फिश प्रोडक्शन आपको 70 लाख टन करना है अगले 5 वर्षों में। बाकी एम्प्लॉयमेंट देना है 55 लाख पीपल्स को, वो बात अलग है। और एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है, डबल करना है, 1 लाख करोड़ के आसपास करना है, यानी अभी 50,000 करोड़ है। प्राइम मिनिस्टर जी ने एड्रेस किया एक्चुअली पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, इसको लॉन्च किया जा रहा था, इसका लॉन्चिंग इवेंट था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको एड्रेस किया। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, देखिए पंडित जसराज जी की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही थी, इस दौरान इसको एड्रेस करने का काम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। पंडित जसराज, देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वो काफ़ी रचा बसा था पंडित जसराज में करके वाला, समझे आप। तो 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। उस समय का पंजाब था ये, ब्रिटिश रूल के दौरान। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इनको भारत रत्न छोड़ दिया तो सब कुछ मिल गया है पंडित जसराज जी को। लास्ट ईयर 2020 में ही कोविड-19 के दौरान इनका जो है निधन हो गया। पंडित जसराज जी मेवाती घराना से रिलेटेड थे, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बिलोंग करता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में चलता है आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मेवाती घराना यानी कि राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर का एरिया, ठीक है। मेवाती घराना का आप ओरिजिन देख लीजिए। मेवाती घराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का आता है 19th सेंचुरी के दौरान उस्ताद गाजी नज़ीर खां द्वारा इसको खोजा गया या फिर निर्मित किया। उस्ताद गाजी नज़ीर खां, ये जो उस्ताद गाजी नज़ीर था, ये जोधपुर के मेवाड़ रीजन, मेवाड़ जो किंगडम था उससे बिलोंग करता था, इसीलिए इसका नाम मेवाती घराना आ गया। इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक की बात की जाए तो लगभग 3,000 वर्ष पुराना है। आर्य सभ्यता से हमारे यहाँ म्यूजिक चलता आ रहा है। देखिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 2 रूप हैं, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है आपका, एक कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है, जो कि आता है साउथ इंडिया में। तो 2 म्यूजिक हैं, आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन
मेरे ख्याल से इतना डीप नहीं, हाँ थोड़ा सी चीज़ें, जैसे नो स्ट्रिक्ट अधेरेंस ऑन द यूनिटी ऑफ राग ताल एंड श्रुति। ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है, राग ताल श्रुति पर कोई स्ट्रिक्ट अधेरेंस नहीं रहता है, लेकिन जो कर्नाटिक म्यूजिक है राग ताल श्रुति भैया बहुत ध्यान दिया जाता है। बस इतना रखिएगा, हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में है। कई सारी स्टाइल है सिंगिंग की, लेकिन एक सब स्टाइल है सिंगिंग की कर्नाटिक म्यूजिक में। देखिए कर्नाटिक म्यूजिक क्या है, मुगलों के आक्रमण से, अंग्रेजों के आक्रमण से बचा हुआ रहा, तो उसमें चेंजेस नहीं आए। ओरिजिनलिटी आप चाहें तो कर्नाटक की चाहे म्यूजिक हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो साउथ का, या फिर साउथ की जो मंदिर सभ्यता हो, वो वास्तविकता लिए हुए अभी भी हैं। वरना नॉर्थ में तो लगभग हाइब्रिड टाइप का हो गया, आप समझिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नाइपर रिसर्च पोर्टल, इसको डॉक्टर मनसुख मांडव जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख मांडव्य जी ने नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आता है, इसका रिसर्च पोर्टल यानी नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है, चाहे आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ हो, पेटेंट फाइलिंग हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको नाइपर रिसर्च पोर्टल पर मिल जाएगा, मतलब ऑल एट वन प्लेस। देखिए इन्होंने भी मोदी जी की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय अनजान, मतलब जो भी लॉन्च कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसकी बात इन्होंने की है। खुद का तो खैर कोई सजेशन भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ये तो नाइपर रिसर्च पोर्टल हो गया, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का है, तो मतलब हमारी खादों से रिलेटेड जानकारी होगी। खादों में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें यूरिया बहुत फेमस है। यूरिया में आपका नाइट्रोजन और पोटास होता है 46 और लगभग 56 का रेशियो होता है। नाइट्रोजन 46% रहता है, याद रखिएगा। उसके अलावा यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या है, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में क्या होता है, 46% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DAP पर जो सब्सिडी थी वो 137% बढ़ा दी थी। NPK रेशियो वैसे 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में बहुत बिगड़ गया है, 24-25 तक पहुंच गया। ठीक है, हमारे इंडिया में इसके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में लॉन्च की थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम फर्टिलाइजर सेक्टर में। इसका पर्पस था सस्ती कीमत पर आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना। ठीक है, 2012 में एक शरद पवार कमेटी बनी। शरद पवार, वही शरद पवार तंबाकू की वजह से जिनका कैंसर हुआ था, शरद पवार कमेटी बनी। उन्होंने कहा भैया ये जो यूरिया है इसको भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में शामिल कर लिया है, क्योंकि यूरिया शामिल नहीं है, लेकिन अभी भी यूरिया अलग है। गवर्नमेंट अभी भी इसका प्राइस जो है कंट्रोल करती है। यूरिया, नीम कोटेड यूरिया आ गया, आपको पता है। फिर लिक्विड नैनो यूरिया आ गया, इफ्को ने बनाया है वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो यूरिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। लास्ट आर्टिकल आपका ये है, ग्रीन पोर्ट एंड ग्रीन शिपिंग इंडिया में, उसके डेवलपमेंट पर क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव हो सकते हैं डिस्कस किया गया है, रिव्यू प्रोग्रेस किया गया है डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। देखिए जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं, ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग को डेवलप करने के लिए उसको रिव्यू किया गया है। श्री सोनोवाल ने प्रोग्रेस ली ग्रीन इनिशिएटिव्स की, खास करके मैरीटाइम इंडिया विजन की। मैरीटाइम इंडिया विजन लगभग 963 इनिशिएटिव इसमें आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आना है 6,77,720 करोड़ के आसपास। कितना, 6,77,720 करोड़ के आसपास 963 प्रोजेक्ट हैं। 2021 में कंप्लीट होने थे, उसके बाद 504 और प्रोजेक्ट ले लिए गए, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम इंडिया विजन। देखिए 10 वर्षों का ब्लूप्रिंट है इंडियन मैरीटाइम सेक्टर के लिए। मैरीटाइम इंडिया विजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था नवंबर 2020 में। पर्पस क्या था, जो इंडिया के पोर्ट्स हैं इनको वर्ल्ड क्लास पोर्ट के तौर पर डेवलप करना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ये मैरीटाइम इंडिया विजन है, इसीलिए कि ये इंडियन पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास पोर्ट के तौर पर डेवलप किया है, इसलिए लॉन्च किया गया था। देखिए सागरमाला प्रोग्राम उसके एक पार्ट के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है मैरीटाइम इंडिया विजन को। इसमें लगभग 3.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे हमारा जो कार्गो वैल्यूम है वो 2600 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा। तो मैरीटाइम इंडिया विजन आपको समझ में आ गया, कब लॉन्च हुआ, शिपिंग मिनिस्ट्री, सागरमाला विजन, ये सब कुछ आपको पता हो गया। पर्पस क्या है, इंडियन पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाना। इंडिया में भी 12 मेजर पोर्ट है, मेरे ख्याल से 13वां बन रहा है, वो बात अलग है। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तो